अक्टूबर 2015 CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया। जॉन ब्रेनिन को एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। इस कॉल करने वाले की आवाज़ से वो कोई बच्चा मालूम हो रहा था। इसने जॉन को बताया कि उसने CIA के तमाम सिस्टम्स को हैक कर लिया है। ये कॉल एक प्रैंक कॉल समझी जाती अगर ये किसी आम आदमी को की जाती, लेकिन जॉन ब्रेनिन उस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर थे, जिनको कॉल करना तो दूर की बात, उनका ज़ाती मोबाइल नंबर जानना बहुत बड़ी बात है। ये कहानी दो ऐसे बच्चों की है जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम्स को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को तिगनी का नाच नचा दिया। आखिर वो बच्चे कौन थे, ये सब करने के पीछे वजह क्या थी और कैसे उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के बावजूद ये कारनामा सरअंजाम दिया। This was political. Teenager Cyber attacks. hijacked the computers of several US intelligence and Started a security collective called Crackers with Attitude. दोस्तों, जब कॉलर से उनकी डिमांड पूछी गई तो वो कहते हैं कि अमेरिका मिडल ईस्ट खुसूसन फ़लस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को पुरअमन तरीके से रहने दे। इसकी फ़ोन कॉल से पहले ही CIA को ये मालूम हो गया था कि इनके सिस्टम हैक हो गए हैं। इस हैकिंग से CIA समेत अमेरिका को क्या नुकसान हो रहा था, इसका अंदाज़ा आपको वीडियो में आगे चलकर हो जाएगा। जैसे ही कॉल एंड होती है तो पूरी अमेरिकन हुकूमत और CIA हरकत में आ गई, क्योंकि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को दो बच्चों ने हैक किया था तो ये उनके लिए बहुत शर्म की बात थी। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि CIA के एजेंट सिर्फ इस सूरत में हार मानते हैं कि जब सिर्फ उनकी आइडेंटिटी जाहिर हो जाए। यहाँ तक कि लैंगली वर्जीनिया में वाक़ CIA के हेडक्वार्टर के अंदर भी स्टारबक्स की एक ब्रांच मौजूद है। जो ऑफिसर्स को जिन कप में कॉफ़ी देते हैं उन पर कोई लोगो नहीं होता और ना ही किसी एजेंट का नाम होता है। इसकी वजह यह है कि इन कप्स को ट्रेस करके हमारे एजेंट तक ना पहुंचा जा सके। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि छोटी छोटी बातों में इतना ख्याल रखने वाली CIA के लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो मालूम हुआ कि ये कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लेस्टरशायर से ताल्लुक़ रखने वाले एक 15 साल के बच्चे ने की थी। ये बच्चा खुद को क्रैकर कहता था और इसने एक हैकिंग कम्युनिटी भी बनाई हुई थी। इस कम्युनिटी का नाम क्रैकर्स विद एटीट्यूड था। लेकिन इसने CIA को कैसे और क्यों हैक किया, इस सब के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे 2008 में जाना पड़ेगा, जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। 2008 में अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में एक और लड़का था जिसकी पहचान डिफॉल्ट के नाम से होती है और इसे वीडियो गेम्स का बहुत शौक था। इसने वीडियो गेम में जीतने के लिए गेम की प्रोग्रामिंग में जाकर कुछ तब्दीलियां करना शुरू कर दी। वो ऑनलाइन गेम जैसा कि काउंटर स्ट्राइक को अपने मुताबिक तब्दील करता और इसके रूल्स को बदलकर बहुत आसानी से गेम को जीत लेता था, यानी कि वो चीट्स बनाता था। इसने चीज़ों को अपने मुताबिक बनाना शुरू कर दिया और ये सब इसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफॉल्ट नामी लड़के को इस सब की इंस्पिरेशन एनोनिमस नामी हैकिंग ग्रुप से ही मिली थी, जो कि 2008 में काफ़ी मशहूर हो चुका था। एनोनिमस ग्रुप इस वक्त अक्सर न्यूज़ की हेडलाइन रहता था। Anonymous has struck again. ये ग्रुप अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक करता और उन पर अपनी मर्जी का मैसेज लिखता था। ये सब कुछ देखकर डिफॉल्ट एनोनिमस से काफ़ी मुतासिर हुआ और फिर उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। डिफॉल्ट ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी वेबसाइट को हैक करना शुरू कर दिया, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था जिसके लिए उसे एक ग्रुप की ज़रूरत थी। इसलिए डिफॉल्ट अनोनसेक नामी हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। ये ग्रुप पहले ही बहुत सी वेबसाइट हैक कर चुका था, लेकिन ये हैकिंग ज़्यादातर सियासी मकसद के लिए की जाती थी। अनोनसेक ग्रुप बोट नेटवर्क का इस्तेमाल करता था, यानी वो इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाते थे और जिस भी कंप्यूटर में वायरस जाता था वो अनोनसेक के कंट्रोल में आ जाता था। वो तमाम कंप्यूटर जिनमें वायरस होता था उसको बोट, जबकि कंप्यूटर के इस पूरे नेटवर्क को बोटनेट कहा जाता था। क्योंकि अनोनसेक का मेंबर होने की वजह से डिफॉल्ट के पास भी अब इस बोटनेट का एक्सेस आ गया था, तो इसने देखा इस बोटनेट में एक कंप्यूटर है जो कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। अब इसने इस कंप्यूटर पर कुछ मेहनत की और इस मेडिकल कॉलेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड तक रसाई हासिल कर ली। इन रिकॉर्ड में इसने देखा कि इस स्कूल ने $9 मिलियन से ज़्यादा की रकम अभी तक इन स्टूडेंट से वसूल करनी थी और ये तमाम रिकॉर्ड अब डिफॉल्ट के हाथ लग चुके थे, जो कि इसने बड़ी आसानी से कॉलेज के कंप्यूटर से डिलीट कर दिए। अब डिफॉल्ट की पहली हैकिंग भी कामयाब हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ इन रिकॉर्ड के डिलीट होने की वजह से मेडिकल कॉलेज का सारा निज़ाम ही डरम बरम हो गया।
ये पहली हैकिंग तो इसने शरारत में की थी, लेकिन जो अगली हैकिंग की गई वो इसने गुस्से में सरअंजाम थी। 2014 में डेनमार्क की हुकूमत ने एक शर्मनाक कानून पास किया जिसके मुताबिक जानवरों के साथ जिनसी ज्यादती की जा सकती है। ये खबर पूरी दुनिया के जानवरों के हकूक के लिए काम करने वालों को बहुत बुरी लगी। डिफॉल्ट ने खुद भी एक कुत्ता रखा हुआ था जिससे वो बहुत प्यार करता था, लिहाजा इनकी इस हरकत पर डिफॉल्ट को बहुत गुस्सा आया और इसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया और उसमें बड़े बड़े अल्फाज में लिख दिया कि क्या आपको ये मालूम है कि आपकी हुकूमत जानवरों पर जुल्म की इजाज़त देती है। न सिर्फ ये बल्कि डिफॉल्ट ने बॉटनेट का इस्तेमाल करके इस कानून के हक में जितनी भी वेबसाइट बनाई गई थी उन पर हमला करके उनको बंद कर दिया। डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट हैक होने की वजह से ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और डेनमार्क के इस कदम की मज़ामत होने लगी। लोगों ने डेनमार्क को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार डेनमार्क की हुकूमत के दबाव बर्दाश्त ना कर सकी और अगले ही साल उन्हें ये फैसला वापस लेना पड़ा। इसी के साथ डिफॉल्ट अपने मकसद में पहली बार कामयाब हो चुका था, लेकिन लोगों ने इसका क्रेडिट एनोनिमस ग्रुप को देना शुरू कर दिया क्योंकि इस वक्त यही हैकिंग ग्रुप हेडलाइंस बनाता था। ये बात डिफॉल्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया तो उसने, लेकिन इसका क्रेडिट किसी और को मिल रहा। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। दूसरे हैकर्स की तरह ये भी अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करता था। वो ये जानता था कि अगर उसे हैकिंग की वजह से ट्रेस कर लिया गया तो इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। वो अक्सर अपने घर के वाईफाई को इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि उसने एक सैटेलाइट कनेक्शन खरीदा हुआ था जिसे इसने अपने घर से बहुत दूर इंस्टॉल कर रखा था और वहां से अपने घर तक एक प्राइवेट नेटवर्क के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करता था। इसका जो कंप्यूटर था वो भी काफ़ी सिक्योर था और इसी सिक्योरिटी की वजह से इसके कंप्यूटर को ऑन होने में 30 मिनट तक लगते थे, लेकिन अपनी प्राइवेसी की खातिर इसे इतना इंतज़ार करने में कोई परेशानी नहीं थी। अभी तक आपने इस कहानी के सिर्फ 2 किरदारों के बारे में जाना है, एक क्रैका जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से है और दूसरा डिफॉल्ट जो अमेरिका में रहता था। 2013 से पहले ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ मिल गए। इन दोनों के एक होने के पीछे की वजह आपको वीडियो में आगे चलकर पता चलेगी। एडवर्ड जोसेफ स्नोडन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में कंप्यूटर कंसल्टेंट थे। एक अमेरिकन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम करते हुए इन्हें ये मालूम हुआ कि CIA हर इंटरनेट यूज़र का डाटा और इनकी तमाम प्राइवेट मालूमात खुफिया तौर पर अपने पास रखती है और फिर इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि यूज़र को इस बात का इल्म नहीं है। अब एडवर्ड CIA के इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात का डर था कि अमेरिका में रहते हुए ये काम करना बहुत रिस्की है, या तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा या फिर खुफिया मालूमात लीक करने पर जेल भेज दिया जाएगा। इसीलिए एडवर्ड छुट्टी लेकर हांगकांग चले गए, जहां पर उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने अमेरिका के इस राज को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। इस खबर के लीक होते ही पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा हो गया। लोगों में शदीद गुस्सा पाया जाने लगा कि इनका डाटा इनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल किया जा रहा है और इनकी हर नकलो हरकत पर पल पर नज़र रखी जा रही है। इसके रद्द-ए-अमल पर डिफॉल्ट और क्रैका का एक दूसरे से राब्ता मुमकिन हुआ और दोनों ने अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो इनको एहसास दिलाना चाहते थे कि जब किसी की ज़ाती मालूमात लीक होती हैं तो कैसा लगता है। इसी के साथ डिफॉल्ट और क्रैका का मकसद एक था। डिफॉल्ट अमेरिका से अपने लोगों की प्राइवेसी ख़त्म करने का बदला लेना चाहता था, जबकि क्रैका गजा पर होने वाले हमलों का बदला लेना चाहता था। यानी दोनों की दुश्मनी अमेरिकन हुकूमत से थी। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लैम्बर का फ़ोन नंबर पब्लिक कर दिया और किसी को भी सिर्फ गूगल करने से उनका फ़ोन नंबर मिल जाता था। अब इसी के साथ इनका इरादा था कि वो किसी हाई प्रोफाइल शख्स को हैक करेंगे, तो उन्होंने CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को हैक करने का फैसला कर लिया। इंटरनेट पर जॉन के बारे में तलाश करना शुरू किया तो उसका एक पब्लिक फ़ोन नंबर मिला। मज़ीद तहकीक करने पर पता चला कि वो नंबर वेरिजोन का था, जो कि एक अमेरिकन मोबाइल कंपनी है। इसने वेरिजोन की इंटरनल टेक टीम को इसी कंपनी का मुलाजिम बनकर फ़ोन किया और कहा कि वो एक कस्टमर के मसले को हल करने के लिए इनसे रब्ता कर रहा है, क्योंकि इसके सिस्टम में एक टेक्निकल इशू है। वेरिजोन की टीम ने इसकी शनाख्त की तस्दीक करने के लिए पिन कोड मांगा, जो कि वो हैक करके पहले ही मालूम कर चुका था। इस सब की तस्दीक के बाद वेरिजोन की टीम ने जॉन ब्रेनन की ज़ाती मालूमात क्रैका को शेयर कर दी
अब क्रेका के पास जॉन ब्रेनिन का अकाउंट नंबर, बैंक का मोबाइल नंबर, एड्रेस और उसके बैंक के कार्ड के आखिरी 4 डिजिट भी थे। अब अगले स्टेप में ब्रेनिन का ईमेल एड्रेस हैक करना था। इसने मालूम करने की कोशिश की कि वो किस कंपनी का ईमेल इस्तेमाल करता है। इसी के साथ इसने मालूम किया कि ब्रेनिन याहू या जीमेल के बजाय AOL नामी कंपनी का ईमेल इस्तेमाल करता है। अब ये पता चलने पर इसने AOL सपोर्ट टीम को कॉल किया और कहा कि वो अपना पासवर्ड भूल गया है, इसको रीसेट करवाना है। AOL की सपोर्ट टीम ने तस्दीक करने के लिए ब्रेनिन के बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट पूछे जो पहले से ही क्रेका के पास मौजूद थे। इसी तरह क्रेका ने फौरन इसके ईमेल एड्रेस का एक्सेस हासिल कर लिया और अब CIA के डायरेक्टर का ज़ाती ईमेल अकाउंट क्रेका के कंट्रोल में था। इसने जॉन ब्रेनिन का प्राइवेट ईमेल ओपन किया जिसमें तमाम अहम और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। दूसरे CIA अफसरान का डाटा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और हुकूमत की जानिब से दी गई हदायत। इस वक्त तक ब्रेनिन को भी इल्म हो चुका था कि उसका ईमेल अकाउंट हैक हो गया है और उसने फौरन अपना अकाउंट बंद कर दिया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि क्रेका ने ये सारा डाटा अपने पास डाउनलोड कर लिया था। फिर क्रेका ने एक एक करके तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में खलबली मच गई। इस सब की वजह से पूरी दुनिया में CIA की बदनामी हो रही थी, इसलिए अब उन हैकर्स को ढूंढना उनकी मजबूरी बन गई थी और वो हर हाल में उन्हें जल्द जल्द पकड़ना चाहते थे। लेकिन वो इन तक पहुंचने का कोई सुराग हासिल नहीं कर पाए। जॉन ब्रेनिन को फोन करने के चंद दिनों बाद क्रेका ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9000 और FBI के 20,000 एजेंट की ज़ाती मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ये सब काम सरअंजाम देने के बाद क्रेका आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और इसका ये सोचना था कि शायद उसे पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ डिफॉल्ट, जो कि अमेरिका का रहने वाला था, अब वो परेशान रहने लगा। उसे इस बात का डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो वो बहुत बुरा फंस जाएगा, जहाँ से बचना नामुमकिन है। शायद वो दोनों कभी पकड़े ही ना जाते अगर डिफॉल्ट ने ये गलती ना की होती। इसने नशे की हालत में अपने दोस्त को बता दिया कि CIA को हैक करने के पीछे वो ही शामिल था। बस ये गलती उन दोनों को ले डूबी। कुछ दिनों के बाद FBI ने डिफॉल्ट के कमरे पर छापा मारा और उसे अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के दौरान क्रेका का नाम भी सामने आया और उसे बरतानवी पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। क्रेका का असल नाम केन गैम्बल, जबकि डिफॉल्ट का नाम जस्टिन ग्रे लिबरमैन है। इसकी कम उम्र की वजह से क्रेका को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि डिफॉल्ट, जो कि CIA को हैक करने में डायरेक्टली मुलविस नहीं था, इसको 5 साल की सजा सुनाई गई थी। दोनों आज जेल से आज़ाद हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना रहे हैं। आपका क्या मानना है कि दोनों ने सही किया या गलत? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।